नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला और कहा कि जिन लोगों ने किसानों का नुकसान किया और कभी उनके हित में काम नहीं किया, वही आज किसानों के मुद्दे उठाकर उनके घाव को और गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए किसान और युवा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा में जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष के सवालों का जवाब तथ्यों के साथ दिया जाएगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। मित्रों, जिन लोगों के समय में किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को पानी नहीं दिया, खेत के लिए पानी नहीं दिया, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक पर बिचौलियों का वर्चस्व स्थापित करवाया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को असुरक्षित करते हुए उनके जीवन में बदहाली लाने का पाप किया था। 2007 से 2017 के बीच में 29 चीनी मिलें बंद हुई थी। 21 चीनी मिलें औने पौने दाम पे बेच दी गई थी। आज उनका दोहरा चरित्र देखिए, वे आज किसान की बात कह करके उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, जिसके माध्यम से 24 लाख हेक्टेयर लैंड में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने यूपी में दी है। ये परिवर्तन देखने को मिला है, ये हुआ है। अन्नदाता किसान आज एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार फसल प्रदेश के अंदर लेने का कार्य कर रहा है। पैक हाउसेज के माध्यम से यहां से औद्यानिक फसलों का एक्सपोर्ट हो रहा है, विभिन्न देशों में हो रहा है। 3,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और 122 चीनी मिलों में से 105 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं जो चौथे पांचवें दिन गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के समय में 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था और ये लोग किसानों के साथ किसी प्रकार से उनके हितों को संरक्षण देने की बजाय उन्हें आत्महत्या और पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। उनके ट्यूबवेल सुरक्षित नहीं थे। आज 16 लाख ट्यूबवेल में फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का काम ये डबल इंजन की सरकार करा रही है। आश्चर्य होता है, वे किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं। देश में पोर्टल की समस्या आई थी, लेकिन आज खाद की उपलब्धता हर एक जगह सुनिश्चित करवाने के लिए विभाग को पूरी शक्ति के साथ कहा गया है और मैं सभी अन्नदाता किसानों के लिए इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन सरकार है। किसान उसकी प्राथमिकता में है, युवा उसकी प्राथमिकता में है। वहीं यूपी के ललितपुर में 50 परिवारों ने जिलाधिकारी से शिकायत पत्र देकर चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिना जानकारी दिए किसानों से रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं और चक नक्शों में मनमाने बदलाव भी किए जा रहे हैं। शिकायत में ये भी दावा किया गया है कि सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारी और उनके बेटे पर नियमों के विपरीत चकबंदी कार्य कराने और रुपए लेने के बड़े किसानों के पक्ष में चक आवंटित करने का आरोप है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद से मामले की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा, क्या समस्या लेके आओ, क्या आरोप है आप लोगों का? सर, हमारे गांव में चकबंदी चल रही है सर, इसका मामला लेके आए हैं। जो 420 में चकबंदी हो रही है, रात के प्लॉट काटे जा रहे हैं सर और रिश्वत लेके काटे जा रहे हैं और गरीबों को बाहर कर दिया जा रहा है रोड से और अमीरों को रोड के पास कर दिया जा रहा है। किस बात के पैसे लिए, कितने लोगों से लिए, कितने लिए? काटने के पैसे लिए, पेड़ पौधा और बोर चढ़ाने के पैसे भी लिए। कितने पैसे लिए?
किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से मान लो बड़े आदमी से 50,000। ये पता नहीं है कि बड़े आदमी कितने दे रहे हैं। किसने लिए पैसे, किस पे आरोप लगा रहे? साहब ने लिए, लेखपाल साहब ने लिए। कितने हैं गांव के, कितने लोगों से लिए? कितने लोग आए आप लोग? अभी तो तत्काल में 50-60 लोग आए हैं हम लोग। तो सबसे लिए हैं क्या पैसे? कहाँ पर दिए पैसे, कैसे दिए? सब गुप्त में लिए हैं खेत पर। हाँ, अब क्या कह रहे हैं वो लोग? कल मैं गया था तो उनके ऑफिस पे तो बोल रहे कि आज रविवार है, आपको किसने बुलाया है यहाँ पर? हाँ, तो मैंने कहा मैं तो अपने काम से आया तो आपके यहाँ चले आया। आज कहाँ पर आए हो? कागज पटाखे वहाँ फेंक देते हैं चक काट के। हमारे जो रोड पे जगह थी वो मैंने वो बाहर कर दी और अमीरों को बैठा दिया है। हम लोगों के पास पैसा थोड़ा सी है जो कि हम। तुमने कितने पैसे दिए थे? मैंने बोर चढ़ाने के लिए 3,000 रुपए दिए थे। मक्का चढ़ाने के लिए वो हमारा खेत काट दिया, बोर काट दिया। अच्छा, आज कहाँ पर आए हो? आज मैं जिला अधिकारी के पास आया हूँ। तो किस बाबू को दिए, किसको दिए पैसे? नाब साहब को दिए साहब। हैं? नाब साहब को। अच्छा। हाँ। वहीं सावन के पहले सोमवार पर सीतापुर पूरी तरह से शिवमय नजर आया। आदिगंगा गोमती तीर्थ नमेश्वरण में भी पवित्र जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने प्रसिद्ध बाबा श्यामनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही और हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। शिव भक्तों ने जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करके परिवार की सुख समृद्धि और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहे ताकि दर्शन और जलाभिषेक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इसमें श्रद्धालु का आने शुरू हो गए हैं। मंदिर परिसर की साफ सफाई और बैरिकेटिंग, पुलिस व्यवस्था, ये सब चीजें चेक की जा रही हैं। सबकी व्यवस्था की गई है और ये हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार कोई सुविधा ना हो। सब लोग परंपरागत रूप से अपना त्योहार मनाएं, जलाभिषेक करें। नई पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। मंदिर परिसर और जो मुख्य मार्ग है हमारा मिस्ट्रिक से लेके गोला गोकर्णनाथ के लिए जो है, उसमें श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर गेट्स, सारी चीजें हमने की है। इसके बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं और जो मनौती मानते हैं पूरी होती है। मंदिर का इतिहास हमारे अंग्रेजों से पहले का है। अंग्रेज के समय में यहाँ पे जंगल के टाइम पे खुदाई हो रही थी, तो उस खुदाई में यहाँ पर शिवलिंग कुछ उन्होंने कोई निर्माण करा रहे थे। उस निर्माण के लिए वहाँ पे जो है शिवलिंग निकलने पहले कुछ खून की धार निकली। तो धार के जो है जो फयाज मिस्त्री वो बाराबंकी जिले के रहने वाले थे। वो यहाँ पर कुछ उनको वहाँ बाराबंकी की सूचना मिली होगी कि यहाँ श्यामनाथ बाबा कच्चे हैं। उनकी दोनों नेत्र चली गई थी। वो यहाँ मन्नत मांगना है कि बाबा आप सच्चे हैं तो हमारी नेत्र वापस आ जाए। वहीं उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आत्मीय जनसंवाद कार्यक्रम में बीजेपी नेता आशीष शुक्ला उर्फ रिंकू शुक्ला ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और अपने संबोधन में उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए लोगों से विकसित भारत अभियान में सहभागिता की अपील की। साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से रामायण को लेकर दिए गए पुराने बयानों की भी आलोचना की। इसके अलावा कांग्रेस और सांसद पप्पू यादव की हालिया बयान पर भी आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की। रणनीति तैयार की। देखिए, इस समय विपक्ष पीडीए के नाम पर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहा है। विपक्ष कभी राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसके नाम पे सनातन का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। आपने भी देखा पप्पू यादव सांसद ने एक साधु का वेश रख के संसद परिसर में कैसे वो एक दान पात्र लेके बैठे हैं। उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दान के नाम पर जो भी रुपए डाल रहे हैं और बाद में उसमें साधु रूपी पप्पू यादव रुपए को चुराते हैं। तो वो पूरे सनातन को अपमानित कर रहे हैं, पूरे साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। क्या ये सही है? अगर उन्हें ऐसा कोई ड्रामा करना ही था तो अपना कुर्ता पजामा पहन कर करते खादी का खद्दर का। उनको साधु वेश में करने की क्या जरूरत थी? चढ़ावा चोरी हुआ है मंदिर से अगर, तो उसमें भाजपा का क्या दोष या सनातन का क्या दोष या किसी भी साधु संत का क्या दोष? भाई मंदिर अगर किसी ने बनवाया,
मंदिर किसी ने बनवाया और उसके व्यवस्थापक में या उसके पुजारी या कोई और कार्यकर्ता उसमें कोई चोरी करता है तो उसमें मंदिर बनाने वाले का क्या दोष। मंदिर तो बना है भारतवर्ष की प्रत्येक जनता के सहयोग से, भारतवर्ष के प्रत्येक हिंदू के स्वाभिमान के द्वारा, बलिदान के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों द्वारा तब मंदिर बना है। अब उसमें चढ़ावा चोरी हो गया, क्या पूरे साधु सन्यासी चोर हो गए? क्या पूरा सनातन कलंकित हो गया? आज आपने विधानसभा भगवान नगर में जी विधायकी का बिगुल बजाया, क्या लगता है कि लोगों की भावनाएं और लोगों के प्रति किन मूलभूत सुविधाओं को वंचित रहे जिसके कारण आप विकास को नहीं चाहते? नहीं, मैंने कोई विधायकी का बिगुल नहीं बजाया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को 2027 में दोबारा तिबारा चौबारा चुनाव जीतने के लिए बिगुल बजाया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो वो जीते। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जो इकलौती राष्ट्रवादी पार्टी है जो देश हित में काम करती है, राष्ट्र के लोगों के लिए काम करती है। दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल जाति के नाम पर छलावा करती हैं, धर्म के नाम पर छलावा करती हैं। बाकी उसके बाद बात करते हैं पीडीए की, और जब सरकारें बन जाती हैं तो वो पीडीए उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाता है, और जब सरकार में नहीं रहते उस पीडीए को भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आपके विकास कार्यों को देखते हुए आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट विधानसभा भगवान नगर का देती है, कौन से ऐसे विकास कार्य रहेंगे जिनको आप प्राथमिकता दें? नहीं, मेरे विकास के कार्यों को देखते हुए नहीं, मैं क्षेत्र का हूँ, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन कर रहा हूं कि मैं, अगर इस समय बहुत से लोग टिकट मांग रहे हैं उनमें मैं भी हूं, कोई मैं अलग से नहीं आया हूं। मैं भगवान नगर में पला बड़ा हूं, क्षेत्र का हूं, एक बार जिला पंचायत सदस्य रहा हूं, 2 बार भगवान नगर नगर पंचायत का चेयरमैन रहा हूं, तो थोड़ी सी महत्वाकांक्षा, और क्योंकि मेरा भी अधिकार है टिकट मांगने का, मैं टिकट मांग रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता जिसको भी चुनाव लड़ाएगा हम सब उसको चुनाव जिताएंगे, इसमें कौन सी। वहीं अंबेडकर नगर के टाडा बस स्टॉप के बाहर लगे एक वाटर कूलर में करंट उतरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान बेचू राम राजभर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो पानी भरने के लिए वाटर कूलर के पास गया था और तभी करंट की चपेट में आ गया और घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा लगाए गए इस वाटर कूलर का संचालन कटिया कनेक्शन से किया जा रहा है और हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं सावन के पहले सोमवार पर राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष के साथ पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। शिव भक्तों ने जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करके परिवार की सुख समृद्धि और देश की खुशहाली की कामना की। हर साल की तरह इस बार भी मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और श्रद्धालुओं को भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए ताकि दर्शन और पूजा अर्चना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। विशेष महत्व रहता है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हजारों श्रद्धालु यहाँ पे लाइन में लगा होकर दर्शन कर रहे हैं, कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बस मात्र कोई 5 मिनट में कपाट खुलने जा रहे हैं, सब लोग दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे और भोर से ही सब लोग अभी दर्शन करने चालू हो जाते हैं। जैसा कि श्रद्धालु लगा हुआ कपाट खुलने का। सावन के पहले सोमवार पर इत्र नगरी कन्नौज के प्राचीन सिद्धिपीठ बाबा गौरी शंकर मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दूध अभिषेक और साथ ही बेलपत्र अर्पित करके सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि ये स्थापित शिवलिंग स्वयं भू और साथ ही भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर सम्राट हर्षवर्धन के समय से आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। मंदिर में माता सती कान गिरने की पौराणिक मान्यता भी जुड़ी हुई है और सावन के दौरान यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए। वहीं यूपी के अलीगढ़ में मुख्य चिकित्सक अधिकारी यानी कि सीएमओ कार्यालय में एक वरिष्ठ लिपिका की दोबारा तैनाती को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है
और रणधीर चौधरी को पहले कार्यकाल से हटाया गया था और उनके नाम के पोस्टर लगाकर उनसे किसी भी तरह का कार्यालय कार्य न कराने के निर्देश जारी किए गए थे। और अब स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद से उन्हें फिर से सीएमओ कार्यालय में उसी पटल पर तैनात कर दिया गया है और जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि रणधीर चौधरी को पहले निलंबित किया गया था और बाद में हाईकोर्ट से राहत मिलने और विभागीय आदेश के बाद से उनकी सेवा बहाल हुई है। मामले को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं हैं और जबकि सीएमओ कार्यालय की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर स्वास्थ्य विभाग में चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में जेएमबी तिराहे के पास स्थित एक कार रिपेयरिंग गैराज में देर रात भीषण आग लग गई। प्रथम दृष्टि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की चपेट में आने से रिपेयरिंग के लिए खड़ी 6 कारें जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 4 बजे आग पर काबू पाया गया है और इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया है। ऐसे में पुलिस के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। वहीं पीलीभीत स्थित ग्राम पंचायत बेहरी के एक कंपोजिट स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों से ईंटें उठवाई गई हैं और साफ सफाई कराई गई है। यदि ये आरोप सही पाया जाता है तो ये बच्चों से श्रम कराने के नियमों और शिक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। शिक्षा विभाग की ओर से भी अभी तक कोई भी इस पर बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वायरल वीडियो में दिख रहे दावे कितने सही हैं और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र में महाराजपुर में तेंदुए की चहलकदमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ एक छपरपोश मकान में घुस गया जिसकी तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलने के बाद से वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी कर रही है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं यूपी के अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र में खेत में फसल खा रही बकरी को भगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। आरोप है कि पहले हुए विवाद की शिकायत के बावजूद भी समय पर कार्रवाई नहीं हुई और अगले दिन कुछ लोगों ने युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट की जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर सीओ अतुल कुमार सिंह मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जानकारी लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद से हायर सेंटर रेफर किया गया है और पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 3/8/26 को थाना बाजार सुकुल जनपद अमेठी के कस्बा बाजार सुकुल में देवनारायण के खेत में जमीन की बकरी चली गई थी जिसको लेकर विवाद हुआ जिसमें विपक्षी द्वारा धर्मेंद्र पाठक के साथ मारपीट की गई जिसमें मारपीट की घटना के संबंध में देवनारायण की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नामजद 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने अपना रिक्शा चोरी होने के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि वो बीमार पत्नी को इलाज के लिए अपने रिक्शे में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाया था जहां से 5 दिन पहले रिक्शा चोरी हो गया था और बुजुर्ग का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद से उन्होंने एक बार फिर से सीओ से मिलकर मामले की कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है दादा? कहाँ के रहने वाले? क्या करने आए थे थाने पब्लिकेशन में? एम्बुलेंस न मिलने के कारण रिक्शा लेकर लाद के लाइन रहा और 15 इलाज है। कहाँ? सरकारी अस्पताल? तो क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना? अंदर चले गए दवाई फोटो तो एक्सरा हुआ था उसी बीच में लेकर चला गया। कौन लेगा रिक्शा जानकर? यहाँ एप्लीकेशन दियो थाने? हाँ एप्लीकेशन दिया। क्या कहें यहाँ पे? कहीं
अम्बेडकर नगर में नारायण फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश मौर्य को विश्व हिंदू परिषद का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि बाईपास पर अरविंद मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान समर्थकों ने संगठन के पक्ष में नारे भी लगाए। नवनियुक्त पदाधिकारी को शुभकामनाएं दी गई। दिनेश मौर्य ने संगठन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वो संगठन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मैनपुरी पुलिस को सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए इंटरसेप्ट वाहन मिला है और इस वाहन की मदद से अब हाई स्पीड और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने इंटरसेप्ट वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना है। इंटरसेप्ट वाहन आधुनिक तकनीक से लैस है जो कि ओवर स्पीड वाहनों की पहचान करके तत्काल कार्रवाई में मदद करेगा। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। क्या उद्देश्य है, कहाँ ये रही, क्या क्या काम करेगी? देखिए, ट्रैफिक हेडक्वार्टर द्वारा मैनपुरी पुलिस को एक इंटरसेप्टर 4 व्हीकल दी गई है जिसका काम होगा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो हमारे 8 क्रिटिकल कॉरिडोर थाने हैं, जो कॉरिडोर बना है जहाँ पे एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है या फिर ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ पे जागरूकता का भी अभाव है, वो चालान की जो आधुनिक तकनीक है उसके लैस के कारण जो चालान की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसी के लिए इंटरसेप्टर दी गई है जिसको आज माननीय हमारे एसपी सर द्वारा हरी झंडी देकर रवाना किया गया है। इसका काम ये होगा कि जो भी हमारे थाने हैं, 8 थाने जो क्रिटिकल कॉरिडोर थाने हैं। वहीं ललितपुर पुलिस ने हत्या के एक मामले में वांछित 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से वारदात में उपयोग लोहे की रॉड, संबल और एक सफेद कार बरामद की गई है। मामला 28 जुलाई का बताया जा रहा है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते कृष्णपाल और उसके परिजनों पर कथित हमला किया गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पहले कृष्णपाल को बहाने से बुलाया और फिर उसके माता पिता को भी मौके पर बुलाकर हमला कर दिया और इस मामले में घायल घनश्याम यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मुकदमे में हत्या की धारा जोड़ी गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 पुलिस टीमों का गठन भी किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।